हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है एनपीएस की वीडियो सीरीज के दूसरे भाग में। हमने पहले भाग में इन मुद्दों पर चर्चा की थी। वो एक ओवरव्यू था। अब हम एनपीएस में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि हमने पहले भाग में क्या क्या कवर किया था। एनपीएस क्या है, इसमें कितने तरह के अकाउंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है, शेयर्स यानी कि इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स यानी डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी डेट, कौन एनपीएस अकाउंट खोल सकता है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ता है, सरेंडर या मैच्योरिटी के समय क्या क्या विकल्प होते हैं, टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, एनपीएस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिल जाए। इसके पहले कि हम आज के वीडियो की शुरुआत करें, कुछ ज़रूरी बातें हो जाएं। एनआरआई और ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिनके पास टीयर 1 अकाउंट है, वे टीयर 2 अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एचयूएफ एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ एनपीएस नहीं खोल सकते हैं। एनपीएस एक इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है और इसे किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी और के लिए नहीं खोला जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार एप्लीकेंट का लीगली कॉम्पिटेंट होना जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फंड मैनेजर मूल रूप से आपका पैसा इन 3 एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं। एसेट क्लास ई मुख्य रूप से इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, एसेट क्लास सी कॉरपोरेट्स के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा, एंड एसेट क्लास जी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होता है। तो चलिए अब आते हैं आज के मुख्य मुद्दे पर। हम निवेश की चॉइसेस कैसे सेलेक्ट करें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एनपीएस में निवेश से संबंधित है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एनपीएस अकाउंट ओपनिंग के समय आपको अपने निवेश के लिए चॉइसेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं। चॉइसेस दो होती हैं, एक तो एक्टिव चॉइस और दूसरा ऑटो चॉइस। इस पर हम कुछ समय बाद आएंगे। आप इस चॉइस को साल में 2 बार बदल सकते हैं। हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट चॉइस बदलने की सुविधा गवर्नमेंट और कुछ कॉरपोरेट्स के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध ना हो, तो हम यहाँ केवल ऑल सिटीजन मॉडल को ही कवर करेंगे। ऑल सिटीजन मॉडल क्या है? एक सामान्य नागरिक जो कि एनपीएस खोल सकता है और इस कैटेगरी को ऑल सिटीजन मॉडल कहते हैं। अब चॉइसेस क्या मिलती हैं एनपीएस में? पहला एक्टिव चॉइस, यहाँ आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना इन्वेस्टमेंट प्रतिशत में, यानी कि इक्विटी या कॉरपोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कहें कि ई, सी और जी। दूसरा ऑटो चॉइस, इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको फिर से 3 प्रकार की चॉइसेस मिलेंगी: एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। अब ये एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव क्या है? बस कुछ क्षण इंतजार करेंगे। अकाउंट खोलते समय आपको अपने निवेश के लिए फंड मैनेजर भी चुनना पड़ेगा और आप अपना फंड मैनेजर प्रति वर्ष एक बार बदल भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि आपको एनपीएस के इन्वेस्टमेंट की पूरी प्रक्रिया समझ आ जाए। तो पहले बात करते हैं एक्टिव चॉइस की। ये चॉइस बेसिकली उनके लिए है जो इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव और रिस्क से भली भांति परिचित हैं और समय के अनुसार अपना निवेश पैटर्न साल में 2 बार बदल सकते हैं, ई, सी और जी कैटेगरी में। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एसेट क्लास में अपना निवेश परसेंटेज में डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्टिव चॉइस में आपको पेंशन फंड मैनेजर, एसेट क्लास और परसेंटेज एलोकेशन हर स्कीम ईसीजी के लिए चुनना है। ये उनके लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें शेयर मार्केट की भली भांति परख है और हालांकि इक्विटी मार्केट को टाइमिंग करना मुश्किल है, बट जब अगर मार्केट डाउन है तो आप अपना निवेश इक्विटी में बढ़ा सकते हैं और अगर मार्केट
अप है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके इक्विटी में निवेश कम करके दूसरे जो दो स्कीम्स हैं सी और जी उसमें कम कर सकते हैं। बट ये एक स्किल्ड जॉब है और अगर आपको समझ है तो आप बखूबी इसको कर सकते हैं और इसमें हायर रिटर्न्स की संभावना बनती है। पीएफआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार ही सारे फंड मैनेजर इन सब एसेट क्लास में निवेश करते हैं और इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं। अब आते हैं एक्टिव चॉइस के इक्विटी यानी ई क्लास एसेट पर। एक्टिव चॉइस के तहत इक्विटी में 50 वर्ष की आयु तक 75% का ही अधिकतम निवेश किया जा सकता है। यानी कि जब आप एक्टिव चॉइस सेलेक्ट करें तो ई क्लास में यानी इक्विटी में मैक्सिमम 75% ही निवेश कर सकते हैं। और 51 वर्ष और उससे अधिक की आयु में देखिए क्या होता है इस टेबल में। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है आपका मैक्सिमम निवेश इक्विटी में कम होता जाता है और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र में ये मैक्सिमम 50% ही रह जाता है। यह इसलिए किया गया है कि आपका शेयर मार्केट का जोखिम उम्र के हिसाब से कम होता जाए। 50 से 60 वर्ष आयु की अवधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें आपके कई मेजर फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं जैसे कि बच्चों की शादी, घर खरीदना वगैरह वगैरह। और इसके बाद 60 के बाद तो रिटायरमेंट आ जाता है, इसलिए जोखिम कम करना ज़रूरी होता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। टोटल एलोकेशन तीनों एसेट्स को मिला के 100% होना चाहिए। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इक्विटी एसेट क्लास में हायर रिटर्न्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तुलना में और इसमें इन्वेस्टमेंट लॉसेस का रिस्क भी ज़्यादा है। और अगर पूरा निवेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करेंगे तो हायर रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन यह एक सुरक्षित यानी कि सेफ विकल्प होगा। इसलिए अपने निवेशों के को तीनों एसेट क्लास ई, सी और जी में डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है ताकि रिस्क कम हो जाए। आपके निवेश की अवधि जितनी लंबी होगी रिस्क उतना ही कम होगा। समय समय पर अपने निवेश को पीरियडिकली रिव्यू करें, अपने एलोकेशन, अपनी आयु, फाइनेंशियल गोल्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुसार रीबैलेंस कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं अगर ज़रूरत हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं और बाद में आप उसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटो चॉइस लाइफ साइकिल फंड की। अगर आप अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपने निवेश के जोखिम को ऑटोमेटिकली कम करना चाहते हैं तब तो आपके लिए ऑटो चॉइस बेस्ट ऑप्शन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति का इक्विटी और कॉरपोरेट बॉन्ड में जोखिम कम होता जाता है यानी कि निवेश कम होता जाता है। आपके रिस्क मतलब जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ऑटो चॉइस के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं सेलेक्ट करने के लिए: एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। ये उन सभी लिए लोगों के लिए इजी ऑप्शन है जिनके पास अपने एनपीएस निवेश को मैनेज करने के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है या आप कहें कि समय नहीं है। व्यक्ति जब आप काम में भी व्यस्त होते हैं, जो जॉब्स करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके पास इतना समय होता नहीं है, तो उनके लिए और ये बेस्ट ऑप्शन है कि ऑटो चॉइस में चले जाएं और इन 3 मोड्स में जो भी आपको सूट करता हो उसे आप सेलेक्ट कर लें। अब बात करते हैं ऑटो चॉइस में के एग्रेसिव ऑप्शन की। इस ऑटो चॉइस के एग्रेसिव ऑप्शन में आपका मैक्सिमम इक्विटी निवेश 75% रहता है पर सिर्फ 35 वर्ष की आयु तक। उसके बाद ये आपकी लाइफ साइकिल के अनुसार जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका इक्विटी में निवेश का प्रतिशत कम होता जाता है। वहीं कॉरपोरेट बॉन्ड्स में निवेश प्रतिशत बढ़ता जाता है पर सिर्फ 50 वर्ष की आयु तक। उसके बाद यहाँ भी आपका निवेश थोड़ा कम हो जाता है यानी कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स का भी जोखिम धीरे धीरे कम होता है जैसे आपकी एज 50 वर्ष के बाद ऊपर चलती है। पर इसके विपरीत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश लगातार बढ़ता जाता है, मतलब उम्र के अनुसार जोखिम लगातार कम होता जाता है और यह 55 वर्ष की आयु और उसके बाद 15% हो जाता है। ऑटो चॉइस का मॉडरेट ऑप्शन। इस ऑटो चॉइस के मॉडरेट ऑप्शन में आपका मैक्सिमम इक्विटी निवेश 50% रहता है, 35 वर्ष की आयु तक। उसके बाद ही आपकी लाइफ साइकिल के अनुसार जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका इक्विटी में निवेश का प्रतिशत कम होता जाता है। वहीं कॉरपोरेट बॉन्ड्स
में भी निवेश का प्रतिशत कम होता जाता है 55 वर्ष की आयु तक। 55 वर्ष और उसके बाद इक्विटी में निवेश 10% रह जाता है। और यहाँ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश लगातार बढ़ता जाता है और यह 55 वर्ष की आयु और उसके बाद 80% हो जाता है। ऑटो चॉइस का जो कंजर्वेटिव ऑप्शन है, इस ऑटो चॉइस के कंजर्वेटिव ऑप्शन में आपका मैक्सिमम इक्विटी निवेश 25% ही रहता है 35 साल की आयु तक। उसके बाद ही आपकी लाइफ साइकिल के अनुसार जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका इक्विटी में निवेश का प्रतिशत कम होता जाता है और अंत में 55 वर्ष की आयु तक यह 5% ही रह जाता है। वहीं कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी निवेश का प्रतिशत कम होता जाता है और 55 की वर्ष की आयु तक यह सिर्फ 5% रह जाता है। और यहाँ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश लगातार बढ़ता जाता है और यह 55 वर्ष की आयु और उसके बाद 90% हो जाता है। यानी कि सबसे कम रिस्क इस ऑप्शन में आता है आपको, क्योंकि जब आप 60 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं तो आप अपनी हार्ड अर्न मनी को इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहेंगे, उसका जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। इसीलिए आपका सिर्फ 5% ही इक्विटी में निवेश रह पाता है। कुल मिला के ऑटो चॉइस में बढ़ती उम्र के साथ, जैसा कि मैं बताया, जोखिम अपने आप कम हो जाता है और पर इसके साथ आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। एक थंब रूल के अनुसार आपका इक्विटी में निवेश आपकी उम्र 100 से अगर घटा दें तो जितना बचता है उतना होना चाहिए। और ये इसलिए ताकि आप महंगाई दर से ज़्यादा कमा सकें, जिससे कि आपके कॉर्पस की वैल्यू कम ना हो जाए। पर यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने जीवन यापन के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस समय कुल 8 फंड मैनेजर्स हैं जिन्हें कि आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं और हर वर्ष इन्हें आप एक बार बदल भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि दूसरा फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस आपके वाले फंड मैनेजर से बेटर है। और ये सारे जितने 8 फंड मैनेजर्स हैं ये बहुत ही वेल नोन हाउसेज हैं। फंड मैनेजमेंट के चार्जेस इस श्रेणी में सबसे कम है। यह एक बहुत बड़ा फायदा है बनिस्बत म्यूचुअल फंड्स के। एनपीएस अकाउंट खोलते समय आप टीयर 1 और टीयर 2 दोनों अकाउंट एक साथ खोल सकते हैं, या फिर सिर्फ टीयर 1 अकाउंट खोलें और फिर बाद में किसी भी समय ऑनलाइन अपना टीयर 2 अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एक्टिव और ऑटो चॉइस सिलेक्शन दोनों अकाउंट मतलब टीयर 1 और टीयर 2 में दोनों सेम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बस यहीं तक। आगे आने वाले वीडियोस में हम विस्तार से एनपीएस के बाकी पहलुओं पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हम फंड मैनेजर्स की हर एसेट क्लास में परफॉर्मेंस भी रिव्यू करेंगे। एनपीएस अकाउंट खोलने का लाइव डेमो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।